लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज पैरामीटर पासिंग, जहाँ पे सबसे पहला टर्म दैट इज कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। साथ साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था। कॉल बाय वैल्यू का मतलब सिंपली इतना सा होता है कि अगर फंक्शन के अंदर हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके किसी भी तरीके के चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं वैल्यू के अंदर, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे उन चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो इफेक्ट हमें शो करवाना है, यानी कि जो वैल्यू मेरे पास एज अ इनपुट के तौर पे आ रही है फंक्शन के अंदर, मैं उसमें कुछ भी चेंज कर रही हूँ तो हमारी ओरिजिनल जो लोकेशन है वहां पे भी चेंजेस इंप्लीमेंट हो, तो उसके लिए जो कंसेप्ट काम में लिया जाता है या जो टर्म है वो कहलाती है हमारी कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास में एक्स वाई वेरिएबल मेन के अंदर भी क्रिएटेड है और एक्स वाई वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी क्रिएटेड है। तो इन टोटल हमारे पास में 4 वेरिएबल्स हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास में क्या होगा कि फंक्शन के अंदर एक कॉपी बन जाएगी, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के केस में, तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो कि मेन से इनपुट को एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं, तो चाहे वो फंक्शन के वेरिएबल्स हो या वो मेन के वेरिएबल्स हो, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। अब मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम पॉइंटर्स की हेल्प से काम में लेने वाले हैं। तो चाहे मैं पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके चेंजेस इंप्लीमेंट करूं या मैं डायरेक्टली जो वेरिएबल है उसको यूज करके चेंजेस इंप्लीमेंट करूं, होना तो हमारा उस सेम लोकेशन पर ही काम है। तो जब हम यहाँ पे पॉइंटर को यूज करके कुछ भी चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जो चेंजेस हुए हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। So that is the major difference between the call by value and call by reference. अब आपका जो theoretical एग्जाम होता है वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। दोनों के केसेस में आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है डायग्रामेटिकली, आप चाहें तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एक एग्जाम्पल देके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरह मैंने सिंपल से दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं इंटीजर टाइप के x एंड y, जिनके अंदर 10 और 20 एज अ वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पर जो हम काम करवाने वाले हैं वो ये है कि मैं यहाँ पे इन वेरिएबल की वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पास नहीं करूंगी। यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम जो डेटा पास करेंगे या फंक्शन जो इनपुट के तौर पे डेटा एक्सेप्ट करेगा वो होगा इन वेरिएबल का एड्रेसेस। तो मैंने यहाँ पे फन नाम के फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे x और y को लिखने के बजाय मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का एड्रेस हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है तो वो हमारे सिंपल वेरिएबल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स। तो जब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इन फंक्शन में जो वेरिएबल्स की लिस्ट, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो अब कॉमा सेपरेटेड हमारे पास में सिंपल वेरिएबल्स नहीं बल्कि पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो काम किया है वो सिर्फ इतना सा है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, void उसका रिटर्न टाइप है, फन नाम का फंक्शन है, और आर्ग्यूमेंट जो ये एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज int asterisk ptr1 int asterisk ptr2। तो अब यहाँ पे होगा क्या, दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हमारे एग्जिस्टेंस में आएंगे और इनके अंदर क्या वैल्यूज आएगी जो हमने कॉलिंग करवाते टाइम पास किया है। कॉलिंग करवाते टाइम हमने क्या पास किया है, वेरिएबल का एड्रेस पास किया है। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो हमारा x और y वेरिएबल है वो 1000 और 2000 लोकेशन पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो x वेरिएबल है उसके अंदर 10 वैल्यू है और जो y वेरिएबल है उसके अंदर 20 एज अ वैल्यू हमने स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं बल्कि जो ये एड्रेसेस है वो हमारे पास में आएंगे। तो ptr1 नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जो 1000 को एज अ वैल्यू स्टोर कर रहा है, विच मीन्स x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम कर रहा है।
सेम गोज फॉर सेकेंड वेरिएबल एज वेल। जो ptr2 नाम का हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो 2000 एज अ वैल्यू को स्टोर कर रहा है, यानी कि जो y वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस ptr1 और ptr2 को यूज करके किसी भी तरीके के चेंजेस को इम्प्लीमेंट करूंगी तो यहाँ पे होगा क्या, हम इस 1000 मेमोरी लोकेशन को यूज करके चेंजेस करेंगे, 2000 मेमोरी लोकेशन को यूज करके चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट होने वाला है वो इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज पे ही होगा। कैसे होता है फंक्शन के अंदर देखते हैं। देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है asterisk of ptr1 is equals to 20 and asterisk of ptr2 is equals to 10। अब ये जो ptr1 है ये क्या है, इसके अंदर है हमारे पास में वैल्यू 1000 और asterisk of 1000 का मतलब ये होता है कि 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको क्या करना है, उसको प्रिंट नहीं करवाना है। अब हम वहां पे नई वैल्यू असाइन करवाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पर असाइन हो रही है, 1000 मेमोरी लोकेशन पर हम वैल्यू असाइन करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये 1000 मेमोरी लोकेशन, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 10 थी, 10 के बजाय अब इसको चेंज करके मैंने कर दिया है 20। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है asterisk of ptr2 is equals to 10 which means कि यहाँ पे हमारे पास में जो 2000 मेमोरी लोकेशन है उस 2000 मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर है अब उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, नई वैल्यू यानी कि 10 असाइन करवा दिया। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर। अब हम आ जाएंगे इस फंक्शन कॉलिंग के लिखे हुए बाद में जो स्टेटमेंट लिखा है उस पे। तो अब यहाँ पे सिंपल प्रिंटफ की हेल्प से मैंने x और y वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, %d कॉमा x कॉमा y। तो x के अंदर क्या वैल्यू है 20 और y के अंदर क्या वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 20 और 10 हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। तो अब इस फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हमने जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, जहां पे हम वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट सिंपल वैल्यूज को नहीं बल्कि वेरिएबल के एड्रेसेस को एज अ आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करते हैं। दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। अभी इसका एग्जाम्पल हम करेंगे आगे, लेकिन इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने कॉल बाय वैल्यू के केस में इम्प्लीमेंट किया था। मैंने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। बेसिकली यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास में आएंगी और उन दो वैल्यूज का एडिशन करवा के जो सम होगा उसे हमें रिटर्न करवाना है मेन के अंदर। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है फॉलोड बाय हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। अब रूल यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आए हैं। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को मेन से पहले क्रिएट करते हैं तो किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फंक्शन को मेन के बाद क्रिएट करते हैं तो फिर हमें उसको डिक्लेयर या फिर उसका प्रोटोटाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे पहले क्रिएट कर दिया है, कॉलिंग हम इसकी बाद में करेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो फंक्शन है वो मेमोरी के अंदर लोड हो चुका होगा, तो उसे सर्चिंग करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप इंट है और यहाँ पे जो ये इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला है, अब यहाँ पे वो सिंपल वैल्यूज नहीं आने वाली है, हमारे पास में वेरिएबल के एड्रेसेस आने वाले हैं। तो कभी भी किसी भी तरीके का एड्रेस स्टोर अगर हमें करवाना है तो वहां पे हम पॉइंटर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो int asterisk ptr1 कॉमा int asterisk ptr2 यानी कि दो पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हैं, यानी कि दो वेरिएबल के एड्रेसेस हमारे पास में आने वाले हैं। अब सिंपल वेरिएबल्स की तरह यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप आपको अलग अलग मेंशन करना है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंसेप्ट नहीं लिख सकते कि एक बार डेटा टाइप लिख दिया फिर कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल के नेम लिख दिए। इस तरीके से ये काम नहीं करता है। हर एक आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपली
सम को स्टोर करवाने के लिए int टाइप का रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो हमारे पास में वेरिएबल के एड्रेसेस आने वाले हैं, उन वेरिएबल के अंदर हमारे पास में 10 और 20 एज अ वैल्यू स्टोर है और उनका जो एड्रेस है दैट इज 1000 एंड 2000, जैसे कि यहाँ पे था। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो ptr रेफर कर रहा है वो हमारा पहला वेरिएबल है, यानी कि n1 वेरिएबल है। उस n1 का लोकेशन है 1000, तो 1000 लोकेशन पर जो हमारे पास में वैल्यू है दैट इज 10। और अगर मैं बात करती हूँ ptr2 की, यानी कि एस्ट्रिक ऑफ 2000 विच मींस 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो हमारे पास में डेटा है विच इज 20। तो अब अगर यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक ऑफ ptr1 प्लस एस्ट्रिक ऑफ ptr2, मतलब रिजल्ट इज इक्वल्स टू इस मेमोरी लोकेशन पर क्या वैल्यू है प्लस इस मेमोरी लोकेशन पर क्या वैल्यू है। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा विच इज 30। तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा राइट हैंड साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो जाके असाइन हो जाएगी। तो रिजल्ट जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं दैट इज 30। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों एड्रेसेस की हेल्प से मैंने वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट किए। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके या फॉर्मल पैरामीटर्स को यूज करके जो भी चेंज करेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है एस्ट्रिक ऑफ ptr आने वाला है दैट इज 110। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में 1000 मेमोरी लोकेशन है, उस 1000 मेमोरी लोकेशन पर मैंने क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, 1110 एज अ वैल्यू स्टोर करवाई है। Same goes for the second statement as well. Asterisk of ptr2 plus equals to 10। तो पहले हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व होगा, तो asterisk of ptr2 यानी कि 2000 मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास में जो भी वैल्यू है उसमें 100 का इंक्रीमेंट इट बिकम्स 120। तो अब 120 को मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया है, 2000 मेमोरी लोकेशन पर। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में वेरिएबल्स के एड्रेसेस आने वाले हैं, उन एड्रेसेस पे प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके ही हमने यहाँ पे एडिशन करवाया है और फिर उनके अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट किए। अब चेंजेस करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ पर रिटर्न होगी, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है यानी कि मेन के अंदर, और वैल्यू जो रिटर्न होगी दैट इज 30। तो ये तो था हमारा फंक्शन का क्रिएशन। अब इतना पार्ट सिर्फ मेमोरी के अंदर लोड होता है, किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक हम इसे कॉल नहीं कर लेते। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन को क्रिएट किया है, void main int n1 n2 ans। यूजर से मुझे इनपुट लेना है कि n1 और n2 के अंदर कौन सी वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास में रिजल्ट रिटर्न हो रहा है उसे मैंने स्टोर करवाया है ans नाम के वेरिएबल के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए, फॉलोड बाय CLR SCR। printf की हेल्प से मैंने बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज दिया है दैट इज एंटर टू इंटीजर्स, और scanf की हेल्प से मैंने n1 और n2 पे जो भी डेटा है यूजर टाइप करेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो %d कॉमा एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2, यानी कि 1000 और 2000 मेमोरी लोकेशन पर जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पास नहीं करनी है, हमें एड्रेसेस पास करनी है। तो ऐड फंक्शन को मैंने कॉल किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है एम्परसेंट ऑफ n1 यानी कि एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एम्परसेंट ऑफ n2 यानी कि एड्रेस ऑफ n2। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 1000 और 2000 है, तो 1000 और 2000 एड्रेसेस ptr1 और ptr2 के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। उनके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन होगा और फिर हमने चेंजेस भी इम्प्लीमेंट करवाए। तो अब यहाँ पे जब ये सारे टास्क परफॉर्म हो जाएंगे, एंड में जाके रिजल्ट रिटर्न होगा। जो भी रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो मैंने स्टोर करवा दिया है ans नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने सिंपल printf की हेल्प से इस ans की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो रिजल्ट %d ans, तो 30 हमारे पास में यहाँ पे आंसर आने वाला है।
अब यहाँ पे एक्चुअली में इन दोनों वेरिएबल के अंदर चेंजेस हुआ भी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए मैंने फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं n1 और n2 की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम ptr1 और ptr2 को काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक के जो अपने वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। हम किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर, किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट के अंदर उन वेरिएबल्स को काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर एड्रेस प्रिंट करवाना है तो एड्रेस ऑफ n1 और एड्रेस ऑफ n2 आएगा। अगर वैल्यू प्रिंट करवाना है तो n1 n2 को ही काम में लेना पड़ेगा। तो printf की हेल्प से मैंने मैसेज दिया है वैल्यू ऑफ n1 और n1 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब यहाँ पे इस n1 की जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो वैल्यू प्रिंट होगी 110, क्योंकि यहाँ पे हमने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके उस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर 100 का इंक्रीमेंट करवाया था। तो n1 की जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी 110। Same goes for the second variable as well. printf/n value of n2 colon %d comma n2। अब n2 के अंदर 20 था, 20 में 100 का इंक्रीमेंट करवाया, इट बिकम्स 120। तो वैल्यू ऑफ n2 colon 120 हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेसेस की हेल्प से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि सारे वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करने का काम कर रहे हैं, मतलब n1 भी उसी को ही पॉइंट कर रहा है जिसको ptr1 पॉइंट कर रहा है, n2 भी उसी को पॉइंट कर रहा है जिसको ptr2 पॉइंट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे जो इनको यूज करके चेंजेस किए हैं वो इन दोनों वेरिएबल्स पे भी अफेक्ट करेंगे। ये कहलाता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूशन हम इसका भी देखते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बहुत ही सिंपल सा है। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझकर फिर उसे आप इंटरप्रेट करिए कि क्या आपको क्या क्या करने के लिए कहा गया है। अगर एक साथ नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे पार्ट्स में ब्रेक करके इम्प्लीमेंट करिए, और जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास में आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन, जो कुछ इस तरीके से काम कर रहा हो या कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें जनरेट करके दे रहा हो, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से काम करना है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए कहा गया है, ठीक है कर देंगे हम लोग क्रिएट। और क्या कहा गया है, साथ साथ में हमें एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो सभी तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो। अब सभी तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, यही हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। प्लस प्लस, माइनस माइनस को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, और नेगेशन को यूजुअली हम इसकी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आप चाहे तो वो ऑप्शन दे सकते हैं, पर फिर उसके लिए आपको सिंबल्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के लिए भी वही सिंबल होता है और नेगेशन के लिए भी वही। तो यहाँ पे फिर आपको कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, आप चाहें तो उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप लोग कुछ मिस्टेक को पिक कर ले या हो सकता है आप नहीं पिक कर पाए। ध्यान से देखिएगा, हमें कहा गया फंक्शन क्रिएट करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे और वो कुछ रिजल्ट हमें जनरेट करके देगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन को क्रिएट किया है, वॉइड मेन। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद डायरेक्टली मैंने वॉइड मेन लिख दिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इंटीजर टाइप के, int n1, n2, ans which stands for answer। तो n1 n2 के अंदर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, और ans के अंदर जो भी फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो मुझे स्टोर करवानी है। अब यहाँ पे कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो भी मुझे यूजर से ही इनपुट लेना है, और जो हमारे पास में ये सिंबल्स होते हैं ये कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने op नाम का कैर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है which stands for ऑपरेटर या ऑपरेशन, जो भी आप कह सकते हैं, फॉलोड बाय CLR SCR। उसके बाद मैंने सिंपल एक printf की हेल्प से मैसेज दिया है दैट इज एंटर टू इंटीजर्स, और scanf की हेल्प से इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया है %d कॉमा एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2। तो जो भी डेटा यूजर टाइप करेगा वो दोनों वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा।
अब जब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्विच से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम कैरेक्टर का पहले इनपुट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन अगर हम इंटीजर का पहले इनपुट लेते हैं फिर एंटर प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि हमारी बफर मेमोरी के अंदर कैरेक्टर्स एक के बाद एक सारे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया है 10 स्पेस 20 और फिर उसने यहाँ पे एंटर को प्रेस किया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इंटीजर वैल्यू कोई ऑब्टेन करेगा तो 10 जाके स्टोर हो गया n1 के अंदर, स्पेस रिजेक्ट हो जाएगी हमारी और 20 जाके स्टोर हो जाएगा n2 के अंदर। तो अब यहाँ पे जो एंटर है वो हमारी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जब ऑलरेडी मेमोरी के अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो दोबारा से क्यों कैरेक्टर का इनपुट लेगा। तो अगर कोई भी कैरेक्टर हमारी मेमोरी के अंदर है तो हमें क्या करना है, उसको क्लियर कर देना है। जो कैरेक्टर मैं एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ आपको उसको कंसिडर करना है, मेमोरी में से खुद से कुछ भी अपनी मर्जी से पिक नहीं करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे f+stdin को काम में लिया था। ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होता है उसको क्लियर करने का काम करता है। क्लियर करने का मतलब क्या होगा कि जो एंटर है वो भी हमारी बफर्ड मेमोरी में से अब डिलीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा जो printf scanf है वो सक्सेसफुली काम करेगा। तो printf की हेल्प से एक मैसेज दिया है एंटर ऑपरेटर, और scanf की हेल्प से जो भी यूजर टाइप करेगा कैरेक्टर उसे मैंने op नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है, %c, एड्रेस ऑफ ओपी। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, सारी चीजें उसे पास करनी है। सारी चीजों का मतलब हमारे पास में वेरिएबल की वैल्यूज भी हैं और ऑपरेटर की वैल्यू भी। सारी चीजें जब पास करेंगे तो फंक्शन कुछ कैलकुलेशन करके रिजल्ट हमें रिटर्न करके देगा। तो अरिथमेटिक नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि सभी तरीके के टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और इसमें मैंने जो वैल्यूज पास करी है दैट इज n1, n2, op। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 10 और 5 यूजर ने इनपुट किया है और प्लस एज अ कैरेक्टर इनपुट किया है। तो n1 के अंदर 10, n2 के अंदर 5 और op के अंदर प्लस। तो जब हमारी फंक्शन की कॉलिंग होगी तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास से पास होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैरेक्टर है। अब फंक्शन की कॉलिंग हो चुकी है, फंक्शन कहाँ पे क्रिएट किया है, मेन के बाद में। अब ये कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही। तो मैंने यहाँ पे इंट इसका रिटर्न टाइप, अरिथमेटिक हमारे फंक्शन का नाम, अब ये दो वैल्यूज हमें पास कर रहा है और एक कैरेक्टर पास कर रहा है। तो इंट a इंट b कैर c। तो a के अंदर 10 आ जाएगा, b के अंदर 5 और c के अंदर आ जाएगा प्लस एज अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स अब क्रिएट हो चुके हैं और 3 वेरिएबल्स मेन में थे, यानी कि ऑन टोटल हमारे पास में 6 वेरिएबल्स अभी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। एड्रेसेस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यूज को यूज करके काम करवाना है। तो ये सारा कॉल बाय वैल्यू के थ्रू ही काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि हम इफ एल्स इफ की हेल्प से सारा काम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो जब भी मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है तो या तो हम इफ एल्स इफ को काम में लेते हैं या फिर स्विच को काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्विच की हेल्प से सारी वर्किंग परफॉर्म करवाई है। अब यहाँ पे सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, जो ऑपरेटर हमारे पास में आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो ऑपरेटर हमारे पास में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर आया है सी वेरिएबल के अंदर, तो मैंने स्विच के अंदर सी को पास कर दिया है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उससे हम केस के आगे लिखी हुई वैल्यू से मैच करवाते हैं। जो भी केस मैच होता है उसके आगे लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी के अंदर अभी करंटली प्लस आया है, तो केस प्लस जो है वो हमारा मैचिंग हो गई। तो अब इस केस के जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है रिटर्न a प्लस b। तो अब यहाँ पे होता क्या है, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। a के अंदर 10 है, b के अंदर 5 है, 10 प्लस 5 इज 15। तो रिटर्न क्या होगा, अल्टीमेटली 15 एज अ वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और कहाँ रिटर्न होगी, इस ans नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस ans को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, लेकिन प्रिंटिंग के स्टेटमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे।
लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने हमें कोई और कैरेक्टर दिया होता, सपोज माइनस दिया होता, तो प्लस वाला सिचुएशन मैच नहीं हुआ तो ये माइनस पे जाएगा। अब रिटर्न 10 माइनस 5, तो 5 एज अ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब केस के केस में होता क्या था कि हम लोग यहाँ पे ब्रेक को काम में लेते थे। ऑलराइट गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन। तो हमारी क्लास का टाइम आज हो गया है। इस फंक्शन को हम एक और बार दोबारा से देख लेंगे। कुछ टर्म्स है जो मुझे आपको बताने हैं और इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। प्रोग्राम में आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एक बार कंपैरिजन करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।